अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं जेपी गुप्ता। मनोविज्ञान की अगली क्लास, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पावलोव के सिद्धांत के बारे में, कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, किस किस नामों से जाना जाता है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब पावलोव का जो सिद्धांत है, जिसको सामान्यतः शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत जो मेन नाम है उसके नाम से जाना जाता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रमुख घटक कौन कौन से, इससे संबंधित सवाल या क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। विलोपन अभी पिछली की सीटेट के पेपर में पूछा गया था, तो यहाँ देख लीजिए कि क्या क्या मेन महत्वपूर्ण जो घटक है या महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तेजन या उत्तेजना के बारे में। इसमें कहा गया है कि सीएस को यूएस के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर अनुबंध के फलस्वरूप प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है जो सीआर के लिए तत्पर कर देती है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, सीएस का मतलब होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस और यूएस का मतलब होता है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब कृत्रिम उद्दीपन और प्राकृतिक उद्दीपन। कहने का तात्पर्य यह है कि कृत्रिम उद्दीपन और प्राकृतिक उद्दीपन को जब साथ साथ प्रस्तुत करते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों को साथ साथ जब हम प्रस्तुत करते हैं, पहले कृत्रिम उद्दीपन फिर प्राकृतिक उद्दीपन, यही कह रहा है सीएस को यूएस के साथ, मतलब जब हम बार बार प्रस्तुत करते हैं तो क्या है कि एक मन में उत्तेजना जागृत हो जाती है कि चाह कर भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो वही कह रहा है, जब सीएस के साथ यूएस दोनों प्रस्तुत होता है तो हमारी नजर दोनों पे जाती है, सीएस पर भी जाती है, यूएस पर भी जाती है, दोनों पर ही जाती है। और जब लगता है कृत्रिम उद्दीपन, ये लगता है कि अच्छा ये आ गए तो इसका मतलब ये भी आ गया होगा। जैसे लगता है ना, अरे सर की गाड़ी आ गई, सर भी आ गए होंगे, तो क्या है, गाड़ी कृत्रिम भले सर ना आया हो, कोई और आया हो उनकी गाड़ी से, लेकिन ये चीज लगता है क्योंकि वो चीज बार बार हो रही है। जैसे कुत्ते को भी लगा कि घंटी बज गई, खाना आता होगा, तो क्या है, एक उत्तेजना जागृत हुई। बार बार हमने सीएस को यूएस के साथ प्रस्तुत किया तो उसके अंदर, कुत्ते के अंदर उत्तेजना जागृत हुई कि हाँ आ रहा होगा। तो वही कह रहा है, उत्तेजना फलस्वरूप उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है जो सीआर के लिए तत्पर कर देती है। सीआर मतलब कंडीशनिंग रिस्पॉन्स के लिए तत्पर कर देती है। और उसी उत्तेजना के तहत हम भोजन हटा लेते हैं, सिर्फ घंटी ही बजाते हैं, फिर भी कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। ये हमारे साथ, ये घटना भी हमारे साथ दैनिक जीवन में बहुत सारी घटती है। हमने जैसे भी सर का उदाहरण दिया था कि गाड़ी से आ रहे हैं, वैसे बहुत सारी आप याद करेंगे तो आपको अपने जीवन की घटनाएं याद होंगी कि कैसे हम सीआर के साथ भी, मतलब सीएस के साथ सीआर करने लगते हैं। वो उत्तेजना के तहत, एक अंदर से उत्तेजना जागृत हो जाती है, उसके तहत हम ऐसा करने लगते हैं। दूसरा इसमें मेन है विलोपन। विलोपन में तात्पर्य यह है कि अनुबंधन के उपरांत जब अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपन, मतलब सीएस के प्रांत प्राणी को यूएस प्राकृतिक उद्दीपन नहीं दिया जाता है तो प्राणी में धीरे धीरे अनुबंधित अनुक्रिया सीआर करना बंद कर देता है, ये विलोपन है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहां से हम कुत्ते के प्रयोग पे आते हैं, वहां थोड़ा सा बताते हैं, वहां से आप तुरंत जाते। कहने का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे थे, घंटी के साथ भोजन दे रहे थे, घंटी के साथ भोजन दे रहे थे, फिर हमने क्या किया, भोजन हटा लिया, फिर घंटी बजाई, लार तब दिया, फिर क्या किया, फिर घंटी बजाई, फिर भी ला रहा है। लेकिन यही क्रिया हम जब बार बार करेंगे तो क्या होगा, अनुबंधन, वो तो पता चलेगा, फिर अनुबंधन कमजोर होता जाएगा। भाई एक बार बेवकूफ बनाओगे, दो बार कुत्ते को बेवकूफ बनाओगे, चार बार बनाओगे, लेकिन लगातार बनाते रहोगे तो उसका लगेगा कि ये तो बेकार है, घंटे बजने कुछ आ ही नहीं रहा, उसके अंदर ये उत्तेजना जागृत होना बंद हो जाएगा। जब तक वो अनुबंधित है तब तक 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार उसके मुंह में तो लार आएगा, लेकिन अगर वही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो वो अनुबंधन, वो
सीआर करना बंद कर देगा, कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, अर्थात उसके मुंह से लार आना बंद हो जाएगा। और जब ये अनुक्रिया होगी तो वही क्या कहलाएगी, विलोपन कहलाएगी। जैसे अभी गाड़ी का उदाहरण लिया था, गाड़ी सर नहीं है, निकले कोई दूसरा निकला, और यही क्रिया फिर कल आई गाड़ी, फिर सर नहीं निकले कोई दूसरा निकला, फिर आई गाड़ी, फिर सर नहीं कोई दूसरा निकला, तो लगेगा अब गाड़ी से सर नहीं आते, सर ने गाड़ी बदल दी है, छोड़ो सर इस गाड़ी से नहीं आती, तो क्या होगा, बंधन टूट जाएगा। तो वही चीज है कि अगर हम घंटी बार बार बजाते रहे, एक बार अनुबंधित कर दिया कि घंटे बजाने बुला रहा है, लेकिन बार बार फिर सिर्फ घंटी बजाते रहे, भोजन नहीं देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनुबंधन कमजोर हो जाएगा, अनुबंधन खत्म हो जाएगा। वही खत्म होना ही क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। लेकिन अगर फिर बार में क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, पता चला नहीं घंटी बजाई, कुछ नहीं, लार ही नहीं आया, लेकिन फिर घंटी बजाने के साथ एक बार फिर भोजन दे दिया, तो क्या हुआ, फिर वो क्या करने लगेगा, एक बार भोजन दे दिया, फिर दोबारा फिर घंटी बजाई, फिर भोजन नहीं दिया, तब भी वो क्या करने लगेगा, सीआर करने लगेगा। उसी को कहते हैं तात्कालिक पुनरावृत्ति। मतलब बीच में फिर एक बार अगर हमने प्राकृतिक उद्दीपन दे दिया और फिर दोबारा उसके साथ करने लगे, तो दोबारा फिर वो सीएस के साथ सीआर करने लगेगा। सीएस का मतलब होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस और सीआर का मतलब कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कृत्रिम उद्दीपन के साथ कृत्रिम व्यवहार, वो करने लगेगा। तो वही चीज यहां ये कह रहा है, इसको कहते हैं तत्कालिक पुनरावृत्ति। अगर वही कहे पुनर्बलन, तो पुनर्बलन में भी यही बात कही गई कि विलोपन से बचना है, तो अनुबंधन को पुनर्बलित करने के लिए बीच बीच में सीएस के साथ एनएस मतलब नेचुरल स्टिमुलस, या यूसीएस का मतलब, कल हम यूसीएस का मतलब बताए थे, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस कह लीजिए, या नेचुरल स्टिमुलस कह लीजिए, या प्राकृतिक उद्दीपन। कहने का मतलब है सीएस के साथ बीच बीच में हमें प्राकृतिक उद्दीपन भी दिया जाना चाहिए। हमने कहा ना कि बार बार घंटी बजाते रहो, भोजन ना दो, तो क्या होगा, विलोपन हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में एक आध बार, 4-6 बार तो ये किया, लेकिन बीच बीच में एक आध बार भोजन दे देना चाहिए, तो उससे क्या है, उसके दिमाग में बना रहेगा और वो घंटी के साथ भी अनुक्रिया करता रहेगा पूरा। वही चीज है, बार बार गाड़ी से नहीं आ रहे हैं सर जी, तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीच में एक आध दिन आ गए तो डर बना रहेगा कि सर की गाड़ी है, कभी भी आ सकता है, दिमाग में बना रहेगा कभी भी आ सकते हैं सर की गाड़ी है। तभी जब भी सर की गाड़ी देखेंगे ऐसे अलर्ट हो जाएंगे सर आ गए। तो वही चीज बीच बीच में नेचुरल स्टिमुलस जरूर देना चाहिए। बीच बीच में कुत्ते को घंटी के साथ साथ भोजन अगर देते रहेंगे तो कुत्ता घंटी के साथ अनुक्रिया भी करता रहेगा। तो वही चीज इसने कहा है पुनर्बलन। और सामान्यीकरण का तात्पर्य यह है कि अगर एक बार कुत्ते को, जैसे कुत्ते को हमने अनुबंधित कर दिया, अगर उससे मिलते जुलते उद्दीपन भी सामने आते हैं, मान लीजिए घंटी ना होकर घंटी से मिलता जुलता कोई और चीज भी होता है और उसके साथ भी वही अनुक्रिया करता है, तो वही लार आने की अनुक्रिया होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। कहने का तात्पर्य है अगर हम किसी चीज से अनुबंधित हो गए, किसी उद्दीपन से अनुबंधित हो गए, तो उससे मिलता जुलता, वही ना हो कि उससे मिलता जुलता कोई उधर उद्दीपन हो जाए, तब भी हम उसके साथ वही अनुक्रिया करने लगे, तो क्या हो जाएगा, उसी को कहा करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे। जैसे चाट की दुकान या फुल्की की दुकान देखकर, गोलगप्पे जिसको कहते हैं, पानीपुरी कहते हैं, उसके दुकान देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो दुकान चाहे उसकी हो, उससे संबंधित कोई और हो, वही ना हो तो दूसरी दुकान हो, तभी देख के आ जाएगा, भले उसमें गोलगप्पे ना हो, लेकिन मुंह में पानी तो आ ही जाएगा ना, आपके मुंह में पानी आ गया। तो वही चीज कह रहा है कि मिलते जुलते अगर कृत्रिम उद्दीपन के साथ भी अगर हम वही अनुक्रिया करने लगे, अनुबंधित अनुक्रिया, तो इसी को क्या कहा जाएगा, सामान्यीकरण कहा जाएगा। तो ये सामान्य पालों के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रमुख घटक या प्रमुख अवधारणाएं हैं, और इनसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको समझ में आना जरूरी है। किसी प्रकार
प्रकार की अगर कोई दिक्कत नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब आगे बात करते हैं इसकी कुछ आलोचनाएं और शिक्षा में महत्व। पालव में जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसके हमने भी प्रमुख घटन और अवधारणाएं देखी। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं या जो छोटी मोटी आलोचनाएं इसकी हैं, थोड़ी सी, ज्यादा तो है नहीं इसकी आलोचनाएं, थोड़ी सी है, उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जटिल विषयों को सीखने के लिए कम उपयोगी समझा गया है। जो ये सिद्धांत है वो जटिल विषयों को सीखने के लिए कम उपयोगी माना गया है। साथ साथ इस विधि द्वारा पशुओं को सिखाना आसान है, मनों को नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है, तो बुद्धियों का इस्तेमाल करने का ज्यादा वो रहता है, इसलिए सिखाना पशुओं को ज्यादा आसान है, मनुष्यों को कम। ऐसा बात नहीं कि मानव को नहीं सिखाया जा सकता, इस विधि द्वारा सिखाया जा सकता है, लेकिन मानव में सिखाना थोड़ा सा कठिन होता है। सीखना कम अस्थायी होता है, अभी जैसे हमने कहा विलोपन हो जाता है। अगर हम CS को बार बार नहीं, NS को बार बार नहीं देते या अनकंडीशनिंग स्टिमुलस को बीच बीच में नहीं देते हैं तो वो सीखना क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो वही कह रहा है सीखना कम अस्थायी होता है इसलिए, और अधिगम क्रिया यांत्रिक होती है। जैसे थांडाइक के अधिगम सिद्धांत यांत्रिक है, वैसे ये वाला भी सिद्धांत यांत्रिक है, क्योंकि कोई भी चीज बार बार करके तभी हम सीखते हैं। बालक को उस चीज को बार बार कराया जाता है, फिर उस चीज को सिखाया जाता है, तो इसलिए यहाँ कहा गया अधिगम क्रिया यांत्रिक होती है। अब बात करते हैं शिक्षा में इसका क्या महत्व है, यहाँ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो बुरी आदतों को, आचरणों को, व्यवहार आदि को दूर करने में, बालक के अंदर कोई बुरी आदत है, कोई ऐसी चीज है, तो उसको दूर करने में हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चे के, क्योंकि बुरी आदत है तो उससे संबंधित हम जब कोई गलत काम करते रहे तो हम जैसे वो गलत काम करने जाए हम कुछ उसके साथ ऐसा करें जिससे वो डर जाए और भी चीजें हो जाए, तो वो उस गलत आदत को छोड़ दे, या उसके लिए हम पुरस्कार देकर उसको गलत आदतों को छुड़ाए, धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ देगा। भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है इसके द्वारा। अगर बालक के अंदर भय है तो उस प्रकार के मानसिक रोग का उपचार पालव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के सहारे हम दूर कर सकते हैं। बच्चों में स्वच्छता, सफाई किया जाए, समय पाबंदी, बड़ों का सम्मान आदि अच्छी आदतों का भी विकास हम इसके द्वारा कर सकते हैं। शब्दिक सामग्री साधन के द्वारा जो शिक्षण करते हैं वो भी इसी पर आधारित है, क्योंकि वास्तविक चीजें नहीं है, उसमें हम कृत्रिम चीजें प्रस्तुत करते हैं और उससे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज है, तो शब्दिक साधनों द्वारा शिक्षण किया जा सकता है। घृणा, अंधविश्वास के वास्तविक कारणों को समझने में, कि अंधविश्वास है तो उसके वास्तविक कारणों को समझाने में इस शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। समाजीकरण तथा वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में, छात्रों में गुणा, भाग, पहाड़े आदि सिखाने में, तथा मानसिक मंद व्यक्तियों को पढ़ाने एवं प्रशिक्षण में भी, जैसे थांडाइक के सिद्धांत का था कि मानसिक रूप से मंद बालक है तो उनको पढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार ये भी उपयोगी है। साथ साथ गुणा, भाग, पहाड़े ये सब याद करने में इस सिद्धांत का हम प्रयोग कर सकते हैं। यही सिद्धांत के द्वारा हम इसको सिखाने में बालकों का के लिए उपयोगी होगा। तो ये कुछ इसके प्रमुख महत्व है कि जिसका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो मेन महत्वपूर्ण है कि यह है कि बालकों में बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए और अच्छी आदतों की स्थापना के लिए, अच्छी आदतों को लगाने के लिए हम इसका प्रयोग ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तथा शब्द सामग्री का जो प्रयोग करते हैं वो भी इसी सिद्धांत के तहत ही किया जाता है। तो ये तो कुछ आलोचना और इसके महत्व थे। इसी के साथ शास्त्रीय अनुबंधन का ये सिद्धांत यही समाप्त होता है। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंतर्गत हम स्किनर के सीखने का सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसमें भी देखेंगे उसका क्या क्या नाम है, अदर चीजें सारी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती आई है तो फीडबैक के द्वारा, कमेंट द्वारा पूछिएगा, और कमेंट द्वारा पूछेंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे पाएंगे। जो भी आपको दिक्कतें लगी हो, जो भी नहीं समझ में आया हो, उसके बारे में पूछेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।